में इंटरेस्टिंग भी आएंगे और हम बहुत इंटरेस्टिंगली पढ़ेंगे स्टोरी की फॉर्म में, तो आप लोग किसी भी चैप्टर में बोर नहीं होगे. बट प्लीज डू नॉट मिस योर क्लासेस, और वी आर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग द लेक्चर्स, तो जिसका कोई मिस भी होता है जस्ट पहले बता दो, इन्फॉर्म कर दो. और बायो में आप लोग नोट्स जरूर फॉर्म करोगे, साथ में अपनी नोटबुक और पेन प्लस योर एनसीईआरटी शुड बी देयर विद यू ऑलवेज. ओके. So biology father Aristotle, zoology father Aristotle. Who is the father of botany? Theophrastus. Theophrastus. और साथ साथ हम नीट के एम्स के साथ साथ क्वेश्चंस करेंगे. तो हर क्लास में सब रोज नया होगा, तो डोंट वरी इवन इफ आई एम रिपीटिंग एवरीथिंग, इट इज फॉर योर बेनिफिट. तो ये कुछ चीजें बेसिक हैं. कहते हैं बायो ली है तो आप लोगों को इतना तो पता होना चाहिए, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ zoology, फादर ऑफ बॉटनी. Then I told you there was a question in AIMS कि how come these two scientists are related. पूछा गया कि एरिस्टोटल और थियोफ्रेस्टस, एक ने बॉटनी बताई, एक ने zoology बताई, दोनों. तो इनका आंसर था, बिकॉज एम्स का क्वेश्चन है फॉर श्योर ये थोड़ा सा टफ होगा, तो they were both Greek political philosophers. Yes, yes. They were Greek political philosophers. तो सिंपल सा क्वेश्चन आया नीट एम्स में कि एरिस्टोटल एंड थियोफ्रेस्टस दे वर रिलेटेड टू ईच अदर, और रीजन दे दिया कि दे बोथ वर ग्रीक पॉलिटिकल ग्रीक फिलोसफर्स. तो आंसर करेक्ट था. फर्स्ट ऑप्शन थी कि हाँ ठीक कहा कि दोनों रिलेटेड थे, दोनों पॉलिटिकल फिलोसफर्स थे, ग्रीक थे, ग्रीस से थे, ग्रीक फिलोसफर्स थे. फिर इसके बाद ये तो बिल्कुल छोटी सी ब्रीफिंग है जो कहा जाता है कि पता होना चाहिए अगर आपने बायो ली है, तो यू शुड बी नोइंग दिस, हु इज द फादर ऑफ बॉटनी, zoology एंड बायोलॉजी. नाउ कमिंग टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि अगर हमने बोला एरिस्टोटल को या थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी या फादर ऑफ zoo, तो इनकी कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री आप लोगों को पता होनी चाहिए. थियोफ्रेस्टस ने सबसे पहली बुक लिखी थी. Again, a very important neat question. These things are not given in NCERT. That is why I'm repeating. क्योंकि कुछ चीजें जो आप लोगों को अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी वाला पार्ट हम साथ साथ करेंगे. तो हिज बुक वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम. यस, बिकॉज वो बॉटनी पे था. हिस्टोरिया प्लांटेरम. दिस वाज द फर्स्ट बुक ऑन बॉटनी. और आप लोग हैरान हो जाओगे कि उस टाइम पे 1700s में, 18th सेंचुरी बोला जाता है, 1700s में, 1750 में, 1760 में इन्होंने काम किया. और तब लैब कंडीशंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट थी, बिकॉज देयर वाज नो कंप्यूटर, देयर वाज नो इक्विपमेंट, बट स्टिल दे वर एबल टू गिव द नेम्स टू द प्लांट्स. और अभी हम आगे पढ़ेंगे, एक साइंटिस्ट लिनियस ने 10,000 प्लांट्स का नाम दिया था. तो सबसे पहली बुक जो प्लांट्स के बारे में आई, दैट वाज हिस्टोरिया प्लांटेरम. फिर इसके बाद दूसरी किताब का नाम आपको बताया था, थियोफ्रेस्टस कॉज ऑफ प्लांट्स. और थियोफ्रेस्टस ने ही प्लांट्स के बारे में कुछ टर्म्स दी थी. सबसे पहले इसने बताया था प्लांट्स जो बहुत छोटे होते हैं देखने में, दे आर हर्ब्स. जो थोड़े से बड़े होंगे, दे आर श्रब्स. और जो बहुत बड़े हैं, दे आर कॉल्ड एज ट्रीज. तो ही गेव दीज टर्म्स. अभी तक ये टर्म्स भी क्लियर नहीं थी. छोटे छोटे पौधे होते हैं हर्ब्स. हर्ब्स आप समझ रहे हो ग्रास लेवल तक. श्रब्स जो आपकी हाइट के होंगे, श्रब्स. और ट्रीज जो मोर देन योर हाइट. तो तीनों को उसने नाम दे दिया. फिर उसने कुछ टर्म्स इंट्रोड्यूस की थी. कुछ थी टर्म्स जिनमें था एनुअल, बाइनियल एंड पेरिनियल. जो 1 साल तक चलता है पौधा उसको बोलते हैं एनुअल. जो 2 साल तक चलता है उसको बोलते हैं बाइनियल. और जो सालों साल चलते हैं पेरिनियल. देयर आर मेनी ट्रीज विच आर पेरिनियल. इसमें अगर आपको पता हो, पीपल का पेड़ कहते हैं 100% ऑक्सीजन देता है. जो पीपल का पेड़ है, that gives 100% ऑक्सीजन. it gives oxygen even during night. तभी आपने देखा होगा कि वो फोटोसिंथेसाइज के लिए वो उनके आसपास दिए जलाते हैं. कहते हैं कई लोग, ये मिथ डाला हुआ है कि उसमें भूत आते हैं या रात को उसमें
अलग अलग चीजें दिखती हैं। एक्चुअली में जब आप उस पेड़ के नीचे खड़े होते हो, बिकॉज इट रिलीजेस लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ऑक्सीजन, तो जब आप इसके नीचे खड़े हो तो आपको ऑक्सीजन के फिट्स पड़ने शुरू हो जाते हैं, आपको खुद चक्कर आते हैं, ऐसे somebody is hitting you, आप गिरना शुरू हो जाओगे, जगह जगह आपको चोटें लगे, मतलब आपको एकदम आपको झटके लगेंगे, और आंखों की विजन ऐसे हो जाती है, कोई चीज हिल रही है तो ऐसे लगता है कि भूत है। तो दैट इज व्हाई दे कीप लाइट, सनलाइट, एज इफ फोटोसिंथेसिस इज देयर। तो उसको ये दिखाने के लिए उस पौधे को कि आसपास अभी भी रोशनी है और लाइट है, तो वहां पे वो दिए जला दिए जाते हैं। क्लियर माय पॉइंट? तो एनुअल्स, एनुअल्स, यस, एनुअल्स, बाइनियल्स एंड पेरिनियल। तो ये किसने दिए थे? यस, साइंटिस्ट का नाम मैंने ऊपर आपको बताया, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस की पहली किताब हिस्टोरिया प्लांटेरम, नीट में क्वेश्चन आएगा। फिर आपको टर्म्स किसने दी? थियोफ्रेस्टस ने। टर्म्स ये वाली किसने दी? थियोफ्रेस्टस ने। फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लीनियस के बारे में। आई एम गोइंग क्विक, तो आप लोगों को बताया था कार्ल, इसका साइंटिस्ट का नाम था कार्ल वॉन लीनियस। पाहुल जरा ध्यान से सुनना। गुरशेजवी बेटे ध्यान से सुनना। कार्ल वॉन लीनियस, ओके, कार्ल वॉन लीनियस। कार्ल वॉन लीनियस बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इस चैप्टर में, इसके ऊपर काफी क्वेश्चंस बनते हैं और काफी चीजें इसने डिस्कवर की थी। इसने सबसे पहले दिया था, यस एनीवन, कंसेप्ट ऑफ Binomial Binomial yes, nomenclature. yes, very good everyone, I'm happy. Binomial nomenclature, I guess अब सबको टर्म्स भी इजी लग रही होंगी क्योंकि हम बार बार कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। बायो इज माई हेडेक, यू जस्ट नीड टू बी अटेंटिव विद द क्लास। आई एम टेलिंग यू, आई विल कीप ऑन रिपीटिंग एवरीथिंग। तो आप लोगों को ऐसे हो जाएगा कि ये तो हमने क्लास में किया था। नीट में भी जब आप बैठे होगे ना एग्जाम डेज में, तब भी आपको याद करोगे कि ये तो हमने क्लास में, हम नॉर्मली हमने पढ़ा था। तो कार्ल वॉन लीनियस ही गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। इसने कहा कि हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे, और वो जो लैंग्वेज थी बायनोमियल नोमेनक्लेचर, एंड ही वाज द फर्स्ट वन टू चेंज हिज नेम। उसने अपना भी 3 के बजाय उसने 2 नाम कर दिया, कार्लस, कार्लस लीनियस। तो आज, यस, तो आज हम इसको इस नाम से जानते हैं, कार्लस लीनियस। Earlier his name was Carl von Linnaeus, so he used this system on his own name. उसने इसके लिए लैंग्वेज कौन सी यूज की थी? लैटिन। लैटिन लैंग्वेज, लैटिनो लैंग्वेज भी बोलते हैं। लैटिन लैंग्वेज इज एन अमेरिकन लैंग्वेज, इट इज अ डेड लैंग्वेज। व्हाई इट इज डेड? एनीवन? Because it is no longer In use in anymore. yes, yes, because dead language ये नहीं है कि ये लैंग्वेज ही मर गई। लैंग्वेज, डेड लैंग्वेज का मतलब होता है द लैंग्वेज विच इज नो मोर इन यूज। और इसके लिए आपको कॉमन एग्जांपल दी थी कि हमारे, आप जैसे आप देखते हो कोई एसएमएस में, तनवीर म्यूट योरसेल्फ बेटे, एसएमएस लैंग्वेज शुरू हो जाती है जिसमें आप LOL लिखते हो, OMG लिखते हो, किसने शुरू किया और कब खत्म हो जाएगा पता ही नहीं, कितने सारे वर्ड्स ऐसे डेली ओरिजिनेट होते हैं। तो ऐसी लैंग्वेज किसने शुरू की? और इवन SOS And XOXO. XOXO, yes. तो there are so many है ना words जो they keep on coming, they are new to you, you learn them and then try to use them, और फिर कब खत्म हो जाते हैं ये भी नहीं पता। तो ऐसी लैंग्वेज को जो किसी की ओरिजिन नहीं है, that language is called as dead language. तो Latin language is a dead language. और जब लिखने की बारी आई तो उसने बोलने में तो लैटिन लैंग्वेज यूज की, व्हेन रिटन लैंग्वेज वाज इन इटैलिक्स। और इटैलिक्स की कहानी भी बताई थी। ये सिर्फ एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका फॉन्ट टेढ़ा लिखा जाता है। अगर मैंने ये सारे वर्ड सीधे लिखे हुए हैं तो इटालियन लैंग्वेज में, सपोज आई एम राइटिंग सम नेम जैसे मैंजीफेरा इंडिका, तो वो बिल्कुल टेढ़ा लिखना पड़ेगा, Mangifera indica, and you can easily judge by its font it is a scientific name इटालियन लैंग्वेज में। लेकिन लिखना, अगर आपने ध्यान दिया हो पाहुल, गुरसेज, कि बहुत मुश्किल है ऐसे टेढ़ा लिखना। सो व्हेन इट इज हैंड रिटन इट शुड बी, यस, It should be underlined separately. separately underlined. Mangifera indica, this is a name of mango. आज के बाद आप मैंगो खाओगे तो क्या खा रहे हो आप? Mangifera indica. Can anyone tell me the scientific name of भिंडी? Ladyfinger का क्या scientific name है? okra. Okra. Who is it?
Who is this? Tanveer. Tanveer, very good. तो okra, I was telling you कि अगर आप भिंडी या कहीं पे भी चाइना जापान में ऐसी जगहें हैं, there are so many countries in the world that they use their own language. वहाँ अगर आप English language भी, हम सोचते हैं English language तो हर जगह चलती है. No, you cannot speak in English there because they will not listen to you at all. तो वहां पे अगर आप बोलते हो लेडी फिंगर या भिंडी बोलते हो, they will not give you any, they will not be able to understand, they will not give you भिंडी for sure. बहुत कुछ लाके दे देंगे but they will not be giving you even if you show them the picture. But if you ask for okra is the scientific name of, they'll give you. इवन आई टोल्ड यू कि यहाँ पे भी कई होटल्स में, जैसे अगर आप अच्छे होटल्स में यहाँ आसपास जाओगे तो वहां यू विल सी इन देयर मेन्यू, वहां पे उन्होंने लिखा हुआ है कि फ्राइड ओकरा. तो फ्राइड ओकरा में आप सोचोगे पता नहीं क्या आएगा, शायद क्रैब आएगा, फ्राइड पता नहीं क्या आएगा प्लेट में, और जब प्लेट आती है तो दिखता है कि भिंडी है फ्राइड विद अनियंस. तो ओकरा इज साइंटिफिक नेम ऑफ लेडी Excuse फिंगर. me, ma'am. यस Ma'am, the scientific name of ladyfinger is okra. So it is one single word, like नहीं 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 बच्चे नहीं. एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव टू नेम्स. ओकरा के आगे स्पीशीज होंगी, देयर विल बी डिफरेंट स्पीशीज. तो इसमें जिसमें नहीं पता हो ना, अब आई विल पुट sp डॉट, बिकॉज अगर आपको याद हो बेटे एवरी ऑर्गेनिज्म विल हैव, क्योंकि बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में कितने नाम थे? two. फर्स्ट नेम क्या था? Genus. Genus. सेकंड नेम Species. स्पीशीज कह दो या फिर Specific. स्पेसिफिक. जीनस एपिथेट. अब मैं आपके लिए थोड़ी सी टर्म आपको डिफिकल्ट बता रही हूँ. स्पीशीज एपिथेट एक ही बात है. अगर आप सिर्फ आप इतना भी याद करोगे गुरसेज एंड पाहुल बेटे, अगर जीनस और स्पीशीज भी बोलोगे देन इट विल बी फाइन. जीनस first name is genus, you can see Mangifera is genus name, second name is species, और इसके में yes, और first letter of Mangifera is capital, first letter of species is small. तो हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम होंगे बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर में. और इसी में मैंने आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स भी बताई थी, जैसे ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है? Homo Homo sapiens. sapiens. होमो सेपियंस. वीट का साइंटिफिक नेम क्या है? Triticum Triticum aestivum. aestivum. यस, सबको याद होना चाहिए बेटे, हम बहुत बार कर चुके हैं. ट्रिटिकम एस्टिवम. ट्रिटिकम एस्टिवम इज अ साइंटिफिक नेम ऑफ वीट. वीट होता है कनक, जो आटा आप खाते हो, उसका साइंटिफिक नेम है Ma'am, is it aestivum or esticum? एस्टिवम. वी फॉर विक्ट्री वाला एस्टिवम. ठीक है. Yes, ma'am. Yes. ओके फिर इसके बाद मैंने आपको मैंगो का बता दिया है. एक आपको एग्जांपल दी थी रोज की, क्योंकि देयर आर सम इट इज आस्क्ड कि राइट द नेम्स ऑफ साइंटिफिक नेम्स. तो यस इट इज Rosa indica. Rosa indica. Rosa indica. यस. तो हर ऑर्गेनिज्म के अगर आपने ध्यान दिया बच्चों, तो दे आर गिवन टू नेम्स. ऑलमोस्ट all the organisms they are given two names. Clear? Yes, ma'am. तो हर ऑर्गेनिज्म के दो नाम हैं. रीजन कि जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम था दैट वाज गिवन बाय कार्लस लीनियस, और उसने ये भी बोला कि रूल्स जो फॉलो करेंगे दे आर ऑलरेडी गिवन बाय ICBN या फिर ICZN या ZN. ICBN की फुल फॉर्म आपको बताई थी, इंटरनेशनल कोड ऑफ Code of binomial. Botanical nomenclature. रुको वेरी गुड आई एम हैप्पी एवरीबडी इज ट्राइंग. तो इसका मतलब आप लोगों को समझ आना शुरू हो रहा है. इंटरनेशनल कोड ऑफ, इट इज नॉट बाइनोमियल, इट इज बोटानिकल नॉमेनक्लेचर. बोटानिकल, व्हाट डू यू मीन बाय बोटानिकल? Plant. Related to Plants. yes botany means plant. और इसी में इंटरनेशनल कोड ऑफ zoological nomenclature. very good, zoological nomenclature. I guess it is clear. तो ये आप ऑलरेडी लिख भी चुके हो.
तो बाकी जो है बच्चे, आई लास्ट एवरीवन टू शेयर द नोट्स, तो डोंट वरी अबाउट द नोट्स, बस आप पहले एक बार समझ लो, जब हमें समझ आता है फिर हम लिखते हैं तो बहुत इजी लगता है। तो कार्लस लिनेक्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, उसने अपने नाम दिए हर ऑर्गेनिज्म को, और दे वर प्रेफर्ड बाय दिस, दे वर अकॉर्डिंग टू द ICBN एंड ICGN सिस्टम। तो ये रूल्स थे। क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द साइंटिफिक रूल्स फॉर राइटिंग द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म? That should be in Latin. The organism name should be in Latin. When handwritten, it should be in italics or separately underlined. First name represent genus, second name represent species. और फिर इसके बाद आप लोगों को बताया था कि there are certain rules which are followed by the for giving scientific names. Ma'am, even the name of the author is written in abbreviated form after the species. Yes. So even the name of the author, can you give me an example? Mangifera indica, Mangifera indica LINN dot. Yes. What is LINN dot? Ma'am, Ma'am, the Linnaeus. abbreviated form of Carlos Linnaeus. Yes. LINN dot. क्या ये underline करना है? No. No, ma'am. Because it is not in No, ma'am. italics. तो ये साइंटिफिक नेम्स में अगर साइंटिस्ट का नाम भी आपने लिखना है तो साइंटिफिक नेम नाम है, that is not in italics and it is written at the end of the scientific name. Ma'am, whenever like such questions come, so is it compulsory to write the name of the author, or we can just skip that? नहीं, it's just for an example. Okay. It's just for an example. Okay. Okay. So I'm moving to the next part, which is from your NCERT. NCERT में आप लोगों ने पढ़ा था difference between living and non-living. तो ये बार हम पढ़ चुके हैं. For the students who have joined now, features of living. तो features में सबसे पहला feature कौन सा था? Growth. Growth and reproduction. These two are non-defining features of living organism. Non-defining features. इसका मतलब क्या है? अगर हम किसी को बोलते हैं कि वो लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे शो ग्रोथ, है ना? लिविंग हम अगर अपना हाइट में बढ़ रहे हैं, कोई भी चीज की ग्रोथ हो रही है, साइज में बढ़ रहे हो, आपका पेट बढ़ रहा है, आपकी बॉडी बढ़ रही है, आपकी हाइट बढ़ रही है, दैट मीन्स यू आर शोइंग ग्रोथ. But there are certain examples of non-living things also which shows growth. मैंने आपको example दी थी mountains की. Mountain के ऊपर जब बर्फ पड़ती है तो उनका size बढ़ जाता है, जब बर्फ पिघल जाती है तो size वापस हो जाता है. This is also a growth in case of non-living, but growth सिर्फ living show करते हैं, ये गलत है. मैंने आपको example दे दी. दूसरी example आती है reproduction. Reproduction is a process by which we give birth to young ones. क्यों करते हैं? मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल भी बताया था कि देयर इज अ कपल, इनकी डेथ के बाद इनको रिप्रेजेंट करेंगे इनके बच्चे, वेदर इट इज 1 वेदर इट इज 2. सो ये जो पॉपुलेशन इन्होंने इनकी वजह से खत्म हुई, ये मेंटेन रहेगी. तो व्हाई डू वी रिप्रोड्यूस? सो एज टू कीप द कंटिन्यूएशन ऑफ स्पीशीज, पॉपुलेशन का नंबर मेंटेन करने के लिए. लेकिन देयर आर फ्यू एग्जांपल्स, बड़े अच्छे से मैंने आप लोगों को एग्जांपल्स दी थी. Unique and mule. Yes, infertile humans. Infertile humans. There are certain couples who cannot produce young one, so they go for test tube baby और surrogacy. ये हम डिटेल में पढ़ेंगे +2 में. तो infertile जो couples हैं वो reproduce नहीं कर सकते. So there are living beings. So reproduction is not sure for living mules. Mule क्या होते हैं? Crossbreed of Ma'am, horse cross by and donkey and horse. donkey and horse. Very good. घोड़े और गधे के बीच में जो क्रॉसिंग होती है उसके बाद जो प्रोड्यूस होता है, दैट इज म्यूल. म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस. जो खच्चर होते हैं दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस. ऑल्सो आई टोल्ड यू एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रोन्स. And working bees. हाँ, ड्रोन. यस, सॉरी, And नॉट working ड्रोन्स. bees. यस, इट इज नॉट ड्रोन्स, इट इज वर्कर बी. हनी बीज में
वर्कर बीज होती हैं जिनका कोई काम नहीं होता, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे ओनली कलेक्ट नेक्टर फॉर क्वीन बी। क्वीन And बी के also लिए, they protect queen bee. yes, for protection of queen and to collect nectar also. तो ये जो दो फीचर हैं, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन, ये नॉन डिफाइनिंग फीचर्स हैं। नीट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको 4-5 पॉइंट्स दिए होंगे, उनमें से पूछा जाएगा टिक या चूज दी ऑप्शन विच इज द नॉन डिफाइनिंग फीचर। तो ग्रोथ या रिप्रोडक्शन में कुछ भी लिखा होगा, जस्ट टिक इट। उसके अलावा जो 3 फीचर्स हैं वो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं, जैसा था मेटाबॉलिज्म। अगर आप जिंदा हो, लिविंग हो, तभी आप मेटाबॉलिज्म शो करते हो। मेटाबॉलिज्म मतलब खाना खाना और पचाना। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट था Respond to कॉन्शियसनेस। stimuli. यस, कॉन्शियसनेस। अगर हम जिंदा हैं तभी हम किसी भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स करेंगे। आपने देखा होगा अगर कोई इंसान मर जाता है, सॉरी टू से, तो हम उसे सबसे पहले हिला के देखते हैं, रिस्पॉन्स मांगते हैं कि कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स आए, सांस चेक करते हैं। तो इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ रिस्पॉन्स, कॉन्शियसनेस, दैट इज शोन बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म। बट देयर इज एन एक्सेप्शन वेयर व्हेन वी आर इन In coma state. A कोमा coma स्टेट। station. कोमा स्टेट, जब हम कोमा में चले, Stage is similar to death, like just in which the mind stops working, but the what like उसमें मरता नहीं है completely, but it is similar to death. हाँ, that means we are living, है ना। तो कोमा में बच्चे कहा जाता है इट्स अ वेजिटेबल स्टेट वेयर यू आर नॉट मूविंग एट ऑल बट योर बॉडी ऑर्गन्स आर फंक्शनिंग। आपका यूरिन बन रहा है, आपका Actually, हार्ट वर्क, यस but people also come out of coma. यस, दे कम आउट ऑफ कोमा आल्सो। तो जो कोमा स्टेट है, क्योंकि उसमें से आ सकते हैं, इसीलिए इट इज नॉट कंसीडर्ड टू बी डेड। And coma में other organs are working. That means your kidney, your brain is not working. Otherwise, your heart, your kidney, even your respiratory system, सांस चल रहा है, but brain की coordination नहीं है, brain is dead. तो बड़ी interesting बात है, when your brain is dead, your body is not dead. But when your heart is dead, you are dead. And हम अभी cockroach भी पढ़ेंगे, cockroach की dissection भी I'll show it to you. तो cockroach में अगर हम उसका सिर निकाल दें, उसका दिमाग, उसका सिर अलग कर देंगे बॉडी से, it can survive up to 5 to 6 days without its head. हम जब कॉकरोच की जिंदा की डाइसेक्शन भी करेंगे तब आप देखोगे उसका जो बॉडी, सिर अलग भी हो जाएगा, तब भी वो चलेगा। Okay, so this is what is because there is no coordination in them between their brain and heart. Okay, फिर लास्ट जो था सेल ऑर्गेनाइजेशन। सेल ऑर्गेनाइजेशन या सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो 5 में से ये 3 फीचर्स हैं, पहले 2 थे ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, बाकी ये 3 है। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है जैसे सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू फॉर्म ऑर्गन, ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, Organ system. देन ऑर्गेनिज्म। ये सब में यही फॉलो होगा। तो ये सभी और में यही चीज फॉलो होगी। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये पहला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, गिव 5 फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें है ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। So these are the 5 characteristic features of living organism. Today I am going to start with a very important topic. All of you just start with the writing part also. पहले आप समझोगे, फिर उसके बाद note down करोगे. There is a term which is known as taxonomy. इसको हम easy पढ़ेंगे। It is a branch of biology which deals with identification, nomenclature, and classification. It is a branch of biology which deals with, तो simple सी definition है, कई बच्चों को इसकी definition नहीं याद होती, तो अगर आप इसको इस फॉर्म में learn कर रहे हो
तो इजीली लर्न हो जाएगी. इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद आइडेंटिफिकेशन, nomenclature and classification. This term was given by Candolle. Again, important question from NEET point of view. Scientist के नाम साथ साथ लिखोगे. It is not given in NCERT. तो थोड़ा सा हम extra भी पढ़ेंगे और लिखेंगे NCERT से. तो this is the simple definition. अब अगर मैंने आप suppose you are walking on a road and you find suppose Anvi or Aryan or Fanisha or Aditya, anyone of you are going on a road, park में आप सैर कर रहे हो and suddenly you saw something. सबसे पहले आप देख के उसे identify करोगे whether it's an insect, stone, seed, whatever. The first observation, first step is identification means observation. Is it? पहले हम देखते हैं क्या है. अगर वो कोई इंसेक्ट होगा या कीड़ा होगा तो आप उसे इमीडिएटली फेंक दोगे, बट अगर वो इंटरेस्टिंग फ्लावर है, इंटरेस्टिंग सीड है, तो फिर आप उसको यू लुक फॉर द नेम. Nomenclature means giving name to organism. And which name? Scientific name. Scientific name. Scientific name किसने दिए थे? Yes. Carlos Linnaeus. Yes, Carlos Linnaeus. The scientific names, giving scientific name, ये rules है, या पढ़ चुके हो. Then you will group them. If they are plants, we will group them under plants. So classification means grouping on the basis of similar or dissimilar characters. So these are the features which we will follow. The taxonomy is a term. Gurleen, we have just now started with new topic. Gurleen, am I audible, bete? Gurleen Kaur. Okay, Gurleen, just look on your screen. I've written taxonomy. This term was given by Kendall. Kendall is the name of a scientist. This term was given by Kendall. And what is its definition? It is a branch of biology which deals with identification, nomenclature, and classification of organism. Identification मैंने अभी बताया कि आप रास्ते में चल रहे हो, किसी भी चीज को पहले उठाते हो तो आप देखते हो अगर आपको यूनिक लग रही है, यू जस्ट पिक इट अप और उसको आप ऑब्जर्व करते हो तो उसका मतलब आइडेंटिफाई कर लो. फिर उसको नाम देते हो, मींस नॉमेनक्लेचर. फिर उनको ग्रुपिंग करते हो ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, दैट मींस क्लासिफिकेशन. Start with the writing part. Please write down taxonomy. Okay, ma'am. Okay. Please write down the definition. Okay. Taxonomy लिखो. It is पहले लिखो term by Kendall. It is a branch of biology which deals with identification, which deals with identification, nomenclature, and classification of organisms. Ma'am, which deal with Identification. Please look on your screen. जो रेड में लिखा है, identification, nomenclature, and classification of organisms. okay. Okay. Which deals with identification, nomenclature, and classification. Please write down definition of identification.
identification. It refers to determination of correct position. It refers to determination of correct position. It refers to determination of correct position by an organism. Ma'am, by By an organism. Next लिखो definition nomenclature. लिखो definition nomenclature. Yes, nomenclature. Nomenclature. It is the process of giving scientific names to the plants and animals. Process of giving scientific names to the organism. Classification में लिखो. Classification का मतलब मैंने क्या लिखवाया आपको? Grouping. So it is the system of arrangement of organism. It is a system of arrangement of organisms. It is a system of arrangement of organisms into groups. It is a system of arrangement of organisms into groups showing relationships. कितने बच्चों को taxonomy clear हो चुकी है term? Please raise your hand. If this taxonomy topic is clear. Okay. Very good. Okay. Yes, Anvi, Aryan, Fanisha, Gurleen, I'm waiting, bete. Okay, Gurshej. Anvi, Aryan, Fanisha, Gurleen, Mehak Sharma, Sukhman, I'm waiting. Claire, Sukhman, Claire, Sukhman. Okay. Right, next term, taxon. पहले इससे पहले आप लोग एक बार पहले समझ लो ये टॉपिक systematics. Which no, you're not audible, but yes, I can see. You can just raise your hand, Sukhman. Okay. There is option in participants. Ajay, you're not audible, Sukhman. Okay. Determination. It refers to determination of. Okay, determine karna means giving matlab perfect. Yes, correct position. Determination of correct position by an organ. अब identify करना मतलब you are determined मतलब you know exact where is its position. Determination here it refers to the exact. Okay, exact position of organism. Okay,
ओके सुपमन। अब अगर हम टर्म पढ़ रहे हैं तो इसमें नेक्स्ट टर्म आती है सिस्टमैटिक्स। अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने आपको पहले बोला, पहले आपने चीज को उठाया, ऑब्जर्व किया, फिर नाम दिया, फिर क्लासिफाई किया। तो दीज आर दी सर्टेन स्टेप्स यू आर फॉलोइंग। तो जब हम साइंटिफिक स्टडी को किसी स्टेप से करते हैं या किसी नॉर्म से करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं सिस्टमैटिक्स, सिस्टम से कर रहे हैं काम। तो सिस्टमैटिक्स इज द साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट डील्स विद डिफरेंट काइंड एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जिसमें उनके रिलेशनशिप्स को फाइंड करते हैं। अगर आपने देखा कि वो ग्रीन कलर का है, कोई भी चीज आपने ग्रीन उठाई तो आपने बोल दिया इट बिलोंग्स टू प्लांट। अगर यही चीज नॉन ग्रीन होती तो आप बोल देते इट इज नॉट अ प्लांट। तो यू आर क्लासिफाइंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब अपने आप उसको बता रहे हो कि नहीं ये तो कोई पौधा है, ये जानवर है। तो जब हम फॉलो करते हैं रूल्स को, दैट इज नोन एज सिस्टमैटिक्स। So when scientific study of organism is done systematically, then it is known as systematic study. Branch of biology is known as systematics. तो इसमें लिखो, it is a science of, write down the definition. It is the science of diversity of organisms. Science of Can you diversity. just repeat it? Yes. It is the science of diversity of organisms. It is the science of diversity of organisms. एक और इसकी डेफिनेशन लिखो, इट इज द साइंटिफिक स्टडी। नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, पहले आपने लिखा साइंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, दूसरा लिखो इट इज अ साइंटिफिक स्टडी व्हिच डील्स विद, it is a scientific study which deals with kinds and diversity of organism, which deals with kind and diversity of organism, which deals with kind and diversity of organism and existing relationship among them. And existing relationship between them. Okay. Now, what is its utility? कहते हैं इसके systematics का utility क्या, इसके uses हैं. Utility. Utility में लिखो, it is helpful in identification of organism. Utility में पहला हम क्या करेंगे, identification. It is useful in identification. Yes, any question? It is helpful in identification of organism. जैसे ही मुझे पता चल गया ये harmful है, ये plant unwanted plant है in your field या in your garden, तो आप क्या कर दोगे, उसको रिमूव कर दोगे। तो सिस्टमैटिक से पता चल गया कि इट इज एन हार्मफुल प्लांट। तो इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, इट हेल्प्स इन कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स।
conservation of natural resource. Next point लिखो. It gives information. It gives information regarding diversity of plants and animals. It gives information regarding diversity of plants and animals. तो आपने अभी दो टर्म्स पढ़ी हैं, बिल्कुल डिफरेंट टर्म्स हैं. पहली टर्म थी टेक्सोनॉमी. टेक्सोनॉमी ये 3 रेड वर्ड्स हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with identification, nomenclature and classification. And second definition, systematics, it refers to the science of diversity of organism. और इसके uses क्या हैं? It helps in identification of plants and animals. It helps in conservation of natural resources. It helps in identifying the diversity of plants and animals. How many of you are clear till now? Please be quick in raising your hand. Okay, Fanisha, Sukman, Tanvi, Kashish, Kiranpreet, Soumya, Pahul, Aditya, Gushej, Navreet. Yes, Anvi, Aryan, Mahek Sharma, I'm waiting. Okay. ऐसी अलग लिखो, utility of, write down, utility of taxonomy. कहते हैं टेक्सोनॉमी का क्या फायदा है? सबसे पहला पॉइंट लिखो, it helps in scientific study of organism. क्योंकि आप scientific names दे रहे हो. It helps in scientific study of organisms. It helps in scientific study of organism. Next point लिखो, it helps in finding the evolution process. Next point. It helps Ma'am, can in, you repeat the second point? okay, it helps in studying the evolution process. It helps in studying the evolution process. Next point लिख लो. It helps in knowing our bioresources. It helps in knowing our bioresources. अब इसमें दो पॉइंट्स तो आप लोग क्लियर हो चुके हैं. आइडेंटिफिकेशन मीन्स ऑब्जर्वेशन. Nomenclature means giving scientific names as per the rules given by Carlos Linnaeus. सभी को यहाँ तक समझ आ चुके हैं. एक क्वेश्चन आता है, जरा सुनना. Why do people give common vernacular names to organism? What is the need? ये कहा जाता है, what is the need of giving scientific name? याद होगा मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका अगर एक नाम होगा यूनिवर्सली
तो इजी होगा सबको लर्न करना और सबको एक्सेप्ट करना. Otherwise, single organism has been given 1,000 names in local language. आपने अब देखते हो कोई भी इंसेक्ट उठाते हो, कहते हो कीड़ा है, चींटी है, कुछ भी बोल देते हो उसको, तो वो दैट इज नॉट द पर्टिकुलर नेम ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. तो कहते हैं वर्नाकुलर नेम. वर्नाकुलर नेम मतलब जो मन से ही बनाए हुए नाम. Why these names are given to the organism? कोई बता सकता है हम क्यों नाम दे देते हैं उनको? छोटे पत्तों वाला पौधा है तो उसको पौधा बोल देते हैं, बड़ा है देखने में तो पेड़ बोल देते हैं, चाहे वो बैम्बू है. बैम्बू इज अ ग्रास, इट इज नॉट अ ट्री. तो हम क्यों वर्नाकुलर नेम देते हैं? कोई बताएगा? वर्नाकुलर मतलब लोकल नेम. कैन एनीवन टेल मी व्हाई वी गिव वर्नाकुलर नेम टू ऑर्गेनिज्म? बच्चे, द आंसर इज, हम क्यों इनको वर्नाकुलर नेम्स देते हैं? बिकॉज दोज नेम्स आर इजी, they are simple, they are easy, they are simple to remember as compared to scientific name. अब अगर मैंने आपको साइंटिफिक नेम दिया व्हीट का, गुरलीन हम ये पढ़ रहे हैं बेटे नॉमेनक्लेचर के बारे में. गुरलीन, टेक्सोनोमी आप पढ़ चुके हो, इसमें आइडेंटिफिकेशन Yes, आपको ma'am. हाँ, इसमें आइडेंटिफिकेशन आपको समझ आ चुका है. नॉमेनक्लेचर में कहते हैं साइंटिफिक नेम की क्यों जरूरत पड़ी, क्यों नहीं वर्नाकुलर नेम्स क्यों नहीं रखे गए? वर्नाकुलर नेम्स होते हैं जो कॉमन नेम हम दे देते हैं. मैंने आपको बताया जितने भी छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं आप बोल देते हो कीड़े, कीड़ी है, एंट है, चाहे वो लेडी बग हो, चाहे वो इंसेक्ट रेड एंट हो, चाहे ब्लैक एंट हो, कुछ भी उसको बोल देते हैं कीड़ा. कॉकरोच को भी कीड़ा. तो क्यों दिए हमने वर्नाकुलर नेम्स? बिकॉज दे वर easy to learn and to remember. Then the sign. You are not audible to me. Bache, is it with everyone? Am I audible? Gulin, just wait. Is it fine now? Gurleen? Gurleen, am I audible? Bache, am I audible to everyone? Good. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay. Gurleen. Gurleen? Yes, ma'am. Is this fine now? Yes, ma'am. Okay. तो कहा गया कि वर्नाकुलर नेम्स क्यों दिए गए? वर्नाकुलर नेम्स आर द नेम्स व्हिच आर गिवन इन कॉमन लोकल लैंग्वेज. तो इसलिए लोकल लैंग्वेज के नाम जो थे वर्नाकुलर नेम, दे वर इजी टू रिमेम्बर एंड दे वर कन्वीनियंट टू यूज एज कंपेयर टू साइंटिफिक नेम. अगर मैंने आपको याद हो कि आपने आई डोंट रिमेम्बर किसने, शायद किरण ने अपने मम्मा को बोला मुझे आलू का परोंठा खाना है, प्याज डलवाने हैं उसमें, तो पोटैटो इज योर सोलनम. अब इसने पोटैटो बोला तो इसने बोला मम्मा मुझे पोटैटो या सोलनम ट्यूबरोसम. दिस इज द नेम ऑफ पोटैटो, सोलनम ट्यूबरोसम. प्याज भी डालना है तो इसने अनियन को साइंटिफिक नेम में बोला एलियम सेपा. तो you can see that these scientific names, they are tough, they are difficult to remember as compared to common and local names. These are vernacular names. आम ही आपको पता है, अगर मैंगोज की वैरायटी अगर आप लोगों को आइडिया हो तो देयर आर अराउंड 1500 वैरायटीज ऑफ मैंगोज. कोई अचारी आम है, कोई दशहरी आम है, कोई लंगड़ा आम है, कोई, there are different types of mangoes. And if you know, मैंगो फेस्टिवल लगता है पिंजौर में. एनीवन हैविंग आइडिया अबाउट दिस? हर साल मैंगो फेस्टिवल लगता है. आई विल इन्फॉर्म यू, पिंजौर में, पिंजौर गार्डन में लगता है. वहां पे सारी तरह की वैरायटीज आती है मैंगोज की. तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लर्न ऑल दी लैंग्वेजेस, लेकिन अगर ऑल दी साइंटिफिक नेम, लेकिन आपको इतना पता है कि बेसिक जेनरिक नेम विल बी सेम. मैंजिफेरा, मैंजिफेरा इंडिका, सब स्पीशीज उसकी अलग अलग होंगी. तभी बोला गया why do people give common names instead of these scientific names? Because these common names, they are simple, they are easy to remember
and are convenient to use. Am I clear with everyone? Can I move to the next topic? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Okay. Now coming to very interesting topic, that is hierarchy. हायरार्की का मतलब होता है जैसे अगर आप एंशियंट टाइम्स में जाओ तो राजा हो गया, फिर उसके वजीर हो गया, फिर सिपाही हो गया, फिर दास हो गया, ऐसे हायरार्की चलता है। तो टॉप पे आता है किंग और सबसे नीचे आ गए दास। तो दिस इज व्हाट इज हायरार्की। अब एज वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्लासिफिकेशन, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नॉमेनक्लेचर आप पढ़ चुके हो, नाउ आई एम कमिंग टू क्लासिफिकेशन। तो हायरार्की में क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? एनीवन? What is classification? Grouping. Classification? Grouping. Grouping on basis of similarity or dissimilarity. Yes, yes. Grouping. The grouping of organisms on the basis of similarity and dissimilarities. तो अब क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको ये टर्म बताई, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। हायरार्की का मतलब क्या हुआ कि टॉप से सबसे लोअर कैटेगरी में आना। सबसे टॉप पे किंगडम होगी, किंगडम के बाद है फाइलम। In case of animals we use phylum, in case of plants we use division. फिर आती है क्लास, फिर ऑर्डर, then family, then genus, and last is species. सबसे टॉप पे है किंगडम, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। तो ये 7 हायरार्की हैं। टॉप पे है हायरार्की किंगडम। सबसे बेसिक यूनिट क्या होगा? स्पीशीज। 1 मार्कर क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन? यस, एनीवन? Species. Species. Basic unit of classification is species. Highest taxonomic category कौन सी है? Kingdom. 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 Yes. Please write down. ये लिखो, फिर मैं आगे मूव करती हूँ। Highest taxonomic category. नहीं सुखमन, you're not audible बेटे, there is some problem. Just speak out. नहीं सुखमन, you're not audible बेटे. Has it? Yes. नहीं बच्चे, not audible. Okay, बच्चे please, have you all written this hierarchy? Yes, everyone? Yes, ma'am. Okay. तो किंगडम में अगर सिर्फ 2 हायरार्कीज आती हैं किंगडम में, एक आता है प्लांट किंगडम, एक आता है एनिमल किंगडम। Phylum is used in case of animals, division is used in case of plants. Then is class, then is order, then is family, then is genus, and last is species. जो हम बात कर रहे हैं स्पीशीज की, मैंने आपको अभी डेफिनेशन बताई थी, इट इज अ बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब स्पीशीज है क्या? स्पीशीज है ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ध्यान से सुनना, अगर हम सारे इकट्ठे बैठे हैं तो वी आर group of people, group of individuals which can interact या which can interbreed मतलब
ब्रीडिंग करना, interbreed to produce fertile offspring. What is species? Group of individuals which can interbreed to produce fertile. Fertile का मतलब होता है जो आगे और अपने जनरेशन को प्रोड्यूस कर सके. तो now this is my question with everyone. क्या ये mule species है या नहीं? नहीं. No, ma'am. Ma'am, No. no. No, because they cannot produce fertile offspring. These are not fertile. Well, write down the definition of species. Everyone, please write down in your notebook. Species. Group of individuals which can interbreed with each other to produce, fertile offspring. Okay, I will discuss this taxonomic hierarchy in the next class. Please write down questions for assignment. हर क्लास में अब आप लोगों को कुछ questions मिलेंगे. You have to write the answers on your own. I guess everyone is having NCRT. If not, you can just buy it. It is available very easily. Just you have to buy NCRT only. Write down the questions for homework. Please don't tell me the answers even if you know. Who is the father of taxonomy? Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, do we need to buy any reference book? No, not as of now, Bache. I'll tell you later Okay. on. Okay. Write down the question. First question, who is the father of taxonomy? Next question, who proposed system of binomial nomenclature? Who proposed binomial system of classification? Which hierarchy जो रह गया part वो I'll explain in the next class because it is lengthy. So I'll explain in the next class in detail. And please do not miss your classes. Who is the father of taxonomy? Who proposed binomial system of classification? Next question. Basic unit of classification. Write down what is the basic unit of classification. अपने आप answers ढूंढोगे. I'll ask each one of you. What is the basic unit of classification? Who wrote book System Nature? Who wrote the book System Nature? Which is the highest taxonomic category? Which is the highest taxonomic category? Which is the highest taxonomic category? Write the full form of ICBN. Write the full form of ICBN. Done with the questions? Can I move to the next page? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Scientific name of wheat. So what is the scientific name of wheat?
What is the intermediate category? Intermediate category between genus and order. Intermediate category between genus and order. From which language scientific names of taxonomic group are derived? From which language scientific names of taxonomic group are derived? Language बतानी है आपको. How many questions you have written? 9 questions. 9. Write down last question. Who is the father of taxonomy? Ma'am, this was the first question. Okay, नहीं फिर लिखो define the term taxonomy. Define the term taxonomy. I guess all these questions are easy for everyone. Yes. Yes, ma'am. Yes. Yes, So, ma'am. और किसी को कोई doubt? Yes. Any doubt till now? Done. Okay. Any question? Any doubt? Just let me know. Otherwise, you can leave the class. Okay. Thank you, ma'am. Okay, bache, you can leave Thanks, everyone. If you have doubt, I'm waiting. You can just stay back. Okay, bacho. Otherwise, complete your answers. Have a good day, ma'am. Bye. Thank you, bache. Take care. Bye bye.